आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी जितने भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले मेजर पेपर हिंदी काव्य लिए हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर यदि आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरी से संबंधित है तो ये बहुत ही लाभदायक वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है तो ये आप इसे पूरे लास्ट तक देखिए। और यदि आपका थ्योरिटिकल होता है, थ्योरी बेस्ड सिद्धांत रिटन होता है तो भी आप बताइए। और आपका मेजर पेपर दूसरा कौन सा है वो भी आप बताइए, ताकि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और यहाँ पर आप यदि माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर हो रहा है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है यूनिवर्सिटी दूसरी रहे तो आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सलेबस जो है आपका हिंदी काव्य, तो हिंदी काव्य में कभी तो चेंज नहीं हो जाएंगे ना कि आपकी यूनिवर्सिटी बदल रही है तो आपका हिंदी काव्य का सलेबस भी बदल जाए, कभी भी बदल जाए। तो यहाँ पे कवि लेखक तो वही रहेंगे, सलेबस वही सेम रहेगा ग्रेजुएशन का, बस आपका जो है पेपर पैटर्न यूनिवर्सिटी के अलग होने के कारण चेंज रहता है। तो यहाँ पे पेपर पैटर्न आपको तो एक ऑटोमेटिक यहाँ पे पता ही चल जाएगा, ठीक है। और आपने सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूनिट वाइज 8 यूनिट पूरे हैं, यूनिट वाइज हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। 100 क्वेश्चन सभी यूनिट से बनाए हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे पूरा देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी सही से करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है आधुनिक काल पृष्ठभूमि व नवजागरण के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है तो कब से माना जाता है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1857 से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1857 का विद्रोह किस रूप में साहित्य को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राष्ट्रीय चेतना, क्या राष्ट्रीय चेतना हो जाएगा। फोर्थ, चार में से आपको चार ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से आपको एक ही करेक्ट करने होते हैं और वो करेक्ट कौन सा है पता करना होता है। तो इस तरीके से यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका आप अच्छे स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है, क्या विशेषता है, तो इसमें जो है राष्ट्रबोध होता है, क्या होता है राष्ट्रबोध, इसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हिंदी नवजागरण के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो हिंदी नवजागरण के प्रवर्तक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, तो भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्ति होती है समाज में सुधार करना, इनकी मुख्य प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, भारतेंदु युग का समय माना जाता है, तो भारतेंदु युग का समय कब का माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1868 से 1900 के बीच को भारतेंदु युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भारतेंदु युग में भाषा कैसी थी, तो भाषा जो थी वो खड़ी बोली थी, कैसी थी, खड़ी बोली हो जाएगी यहाँ पर। तो 7 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत युग को और क्या कहा जाता है, सॉरी भारतेंदु युग को और क्या कहा जाता है, तो नवजागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आधुनिक काल में साहित्य का केंद्र बना, तो कौन सा केंद्र बना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, समाज का केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, भारतेंदु को। किसको कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका क्या है कि भारतेंदु युग में प्रमुख विधा रही है, क्या प्रमुख विधा क्या रही है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नाटक। तो भारतेंदु युग में नाटक जो है वो पहली प्रमुख विधा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है,
क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी गद्य का विकास किस युग में हुआ? तो हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु युग में हुआ। किस युग में हुआ? भारतेंदु युग में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 13, भारतेंदु युग में प्रमुख विषय नहीं है। तो प्रमुख विषय क्या नहीं है? और तो यहाँ पे देखिए क्या नहीं पूछा है, तो नहीं वाले पे आप जाइएगा, ठीक है। और क्या क्या है है उसमें, उस पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है समाज सुधार, सेकेंड है राष्ट्र प्रेम, थर्ड है रहस्यवाद और फोर्थ है नारी शिक्षा। तो भारतेंदु युग में कौन सा विषय नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं था? तो यहाँ पे रहस्यवाद जो था वह नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि आधुनिक काल में शिक्षा का माध्यम बना। तो आधुनिक काल में शिक्षा का माध्यम कैसा बना? हिंदी। आप अभी इस टाइम क्या पढ़ते हैं? शिक्षा में के माध्यम हिंदी से पढ़ते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट 15 है भारतेंदु युग की विचारधारा थी। तो भारतेंदु युग की विचारधारा कैसी थी? तो सामाजिक विचारधारा थी। कैसी थी? भारतेंदु युग की जो थी सामाजिक विचारधारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आधुनिकता का प्रमुख आधार क्या है? आधुनिकता का प्रमुख आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर विवेक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आधुनिक साहित्य में साहित्यकार की भूमिका है। तो आधुनिक साहित्य में साहित्यकार की भूमिका कैसी होती है? तो ये समाज सुधारक होते हैं। कैसे होते हैं? ये समाज सुधारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारतेंदु युग का प्रमुख माध्यम था। तो भारतेंदु युग का प्रमुख माध्यम क्या था? पत्र पत्रिकाएं प्रमुख माध्यम थी। इनमें से जो था पत्र पत्रिकाएं जो थी प्रमुख माध्यम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? नवजागरण का प्रभाव पहले सबसे कहाँ पड़ा? सबसे पहले कहाँ पड़ा नवजागरण का प्रभाव? ग्रामीण में पड़ा, शहर में पड़ा, राज दरबार में पड़ा, मंदिरों में पड़ा। तो नवजागरण का प्रभाव सबसे पहले जो है शहर पर पड़ा। कहाँ पर? शहरी समाज पर पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है कि आधुनिक काल में पहली बार प्रमुख क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है अलंकार, बी है भाव, सी विचार, डी छंद। तो आधुनिक काल में पहली बार विचार आए। क्या है? विचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। और सभी यूनिट से आपके 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपके 8 यूनिट है, तो लगभग 800 के आसपास या 500 के आसपास हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है भारतेंदु युग में सामाजिक कुरीति नहीं थी। तो कैसी कुरीति नहीं थी? फर्स्ट है बाल विवाह, सती, नारी अशिक्षा और औद्योगिकरण। तो देखिए यहाँ पे भारतेंदु युग में बाल विवाह भी होता था, सती प्रथा भी थी, नारी अशिक्षा भी थी। बट जो औद्योगिकरण है ये आधुनिक काल का था, ठीक है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण आया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये कुरीति नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? आधुनिक युग में साहित्य का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन, बी है आत्ममुक्ति, सी है समाज परिवर्तन और डी है भक्ति। तो आधुनिक युग में साहित्य का उद्देश्य है यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन। ये आधुनिक युग के साहित्य का उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 क्या पूछा है? भारतेंदु युग में जो काव्य की भाषा बनी वो कैसी बनी? ऑप्शन ए है ब्रज, बी है अवधि, सी है खड़ी बोली और डी है वर्ण। तो भारतेंदु युग में काव्य की भाषा कैसी बनी थी? खड़ी बोली बनी थी। कैसी थी? खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 दिया है कि भारतेंदु युग में प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए है देश प्रेम, बी है समाज सुधार, सी है रहस्यवाद, डी है नारी चेतन। तो भारतेंदु युग में प्रमुख प्रवृत्ति किसकी नहीं है? रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25। भारतेंदु युग का अंत माना जाता है, तो कब माना गया था? 1900 में भारतेंदु युग का अंत माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है यहाँ पे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु, सी प्रसाद और डी पंत। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो है आपके द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो 26 का ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 है द्विवेदी युग की भाषा है।
द्विवेदी युग की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए है ब्रज, बी है अवधी, सी है परिष्कृत खड़ी बोली और डी है उर्दू। तो यहाँ पे द्विवेदी युग की भाषा जो है परिष्कृत खड़ी बोली है, ये आप द्विवेदी युग की भाषा हो जाएगी। तो 27 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्ति कैसी है? तो ऑप्शन ए है भावुकता, बी है बुद्धिवाद, सी है रहस्यवाद और डी है प्रतीकवाद। तो द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्ति कैसी है? तो ये बुद्धिवाद प्रवृत्ति होती है। तो 28 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्या द्विवेदी युग का समय कैसा है? तो द्विवेदी युग का समय क्या था? तो 1900 से 1918 के बीच ये द्विवेदी युग का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 30 क्या पूछ रहा है कि द्विवेदी युग में जो प्रमुख रस है वो कौन से थे? तो शांत रस जो था ये द्विवेदी युग में प्रमुख रस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, द्विवेदी युग में कविता का स्वर कैसा होता है? यहाँ पे बताना है आपको कि द्विवेदी युग में कविता का स्वर कैसा था? तो उपदेशात्मक था। कैसा है? उपदेशात्मक स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। द्विवेदी युग में छंद प्रमुख रहा है। कैसा छंद प्रमुख रहा है? तो संस्कृत निष्ठ। कैसा छंद प्रमुख रहा है? संस्कृत निष्ठ छंद जो है वो प्रमुख रहा है, ये द्विवेदी युग में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 33 क्या दिया है कि द्विवेदी युग में साहित्य का उद्देश्य था? तो द्विवेदी युग में साहित्य का उद्देश्य कैसा था? शिक्षा। द्विवेदी युग में शिक्षा के लिए साहित्य का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 34 है द्विवेदी युग के कवि नहीं है, इनमें से बताना है कि द्विवेदी युग के कौन से कवि नहीं, इन चारों में से एक नहीं होंगे, बाकी चार में से तीन होंगे। तो यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं, बट जो निराला है ये निराला इस युग के कवि नहीं है। और निराला किस युग के कवि हैं ये आप लोग जरूर बताइए, आंसर दीजिए अपना। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आंसर नहीं देंगे तो फिर ये तो तब आपको हिंदी पढ़ना आपका सही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो ये निराला है किस युग के कवि हैं यही नहीं पता, तो फिर आप क्या ही हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 34 के बाद 35 है द्विवेदी युग में आदर्श प्रधान था। तो द्विवेदी युग में कौन से आदर्श प्रधान थे? व्यक्तिवाद था कि नैतिकता था कि यथार्थवाद था कि प्रतीक था? तो द्विवेदी युग में आदर्श प्रधान क्या था? नैतिकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे अब नेक्स्ट है क्वेश्चन छायावाद का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद का समय क्या था? तो इसमें से बताना है कि छायावाद का समय कौन सा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि छायावाद का समय 1918 से 1936 तक ये जो कैसा समय था? छायावाद समय था। और द्विवेदी वाद या द्विवेदी युग कब से था? तो 1900 से 1918 तक था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि छायावाद काल कब तक था। ठीक, नेक्स्ट है छायावाद का प्रमुख गुण क्या है? तो छायावाद का प्रमुख गुण क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए है सामाजिक यथार्थ, बी है आत्मानुभूति और सी है राजनीतिक चेतना और डी है प्रयोगशीलता। तो यहाँ पे छायावाद का प्रमुख गुण क्या था? तो आत्मानुभूति जो थी, आत्मानुभूति, यह आपका जो है छायावाद का प्रमुख गुण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्या दिया है यहाँ पर? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है छायावाद के 4 स्तंभ हैं। छायावाद के 4 स्तंभ है। फर्स्ट है ए प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, एंड बी है भारतेंदु द्विवेदी, प्रसाद, निराला, सी है पंत, अज्ञेय, मुक्तिबोध, धूमिल, एंड डी है कबीर, तुलसी, सूर, जायसी। तो यहाँ पे छायावाद के 4 स्तंभ मतलब जो 4 कवि मुख्य कवि हैं वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और यहाँ पर जो थे पंत, और ये महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा
कि यहाँ पर छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन है, इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, छायावाद की भाषा क्या है। तो छायावाद की भाषा यहाँ पे देख लेते हैं। तो छायावाद की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। कैसी है छायावाद की भाषा? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। 49 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछ रहा है कि छायावाद का प्रमुख रस क्या है। तो छायावाद का प्रमुख रस शांत रस है। कैसा है? शांत रस है। ठीक है, तो ये आप लोग सभी वाद के आप लोग याद रख लीजिएगा, रस भी कौन कौन से हैं। ठीक, आगे देखते हैं 51, छायावाद में प्रकृति का चित्रण है। कैसा चित्रण है किया गया है? तो प्रकृति का जो है मानवीकरण चित्रण किया गया है छायावाद में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, छायावाद में प्रधान तत्व है। तो छायावाद में कौन सा प्रधान तत्व होता है? फर्स्ट है समाज, सेकंड है आत्मा, थर्ड है राजनीति और फोर्थ है विज्ञान। तो छायावाद में प्रथम जो प्रधान तत्व है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आत्मा जो है ये प्रधान तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, छायावाद का विरोध किस कारण हुआ। छायावाद का विरोध किस कारण हुआ? तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट अस्पष्टता, बी भाषा, सी छंद और डी विषय। तो छायावाद का विरोध किस कारण हुआ? तो अस्पष्टता के कारण छायावाद का विरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है आपका? नेक्स्ट यहाँ से आपका छायावादोत्तर प्रवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पर हम। तो छायावाद के बाद प्रमुख धारा कौन सी बनी? तो छायावाद के बाद प्रमुख धारा कौन सी बनी? प्रगतिवाद जो है प्रमुख धारा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है आपका? आगे देखते हैं, 72 दिया है कि प्रगतिवाद का संबंध है। तो प्रगतिवाद का संबंध कैसा है? ए मार्क्सवाद से, बी रहस्यवाद से, सी आदर्शवाद से और डी अध्यात्म से। तो यहाँ पे प्रगतिवाद का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मार्क्सवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 73, प्रगतिवाद का प्रमुख विषय क्या है? तो प्रगतिवाद का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए प्रेम, बी समाज और श्रमिक और सी ईश्वर और डी प्रकृति। तो प्रगतिवाद का प्रमुख विषय क्या है? तो समाज और श्रमिक, ये प्रमुख विषय प्रगतिवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, प्रयोगवाद का केंद्र है। प्रयोगवाद का केंद्र कैसा केंद्र है? तो ये प्रयोग केंद्र है। कैसा है? प्रयोग केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 75, कि नई कविता का संबंध किससे होता है? तो नई कविता का संबंध यहाँ पर आधुनिक जीवन से है। कैसे है? आधुनिक जीवन से नई कविता का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 76 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे आपका याद रखिएगा कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक यहाँ पे अज्ञेय हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे प्रयोगवाद के प्रवर्तक? अज्ञेय। तो ये सभी वाद जो भी आपके वाद दिए हैं हिंदी में, सभी वाद के प्रवर्तक एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 100% है कि एक दो जरूर पूछेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की भाषा कैसी होती है? ऑप्शन ए है अलंकारिक, बी है क्लिष्ट, सी है सरल और प्रतीकात्मक और डी है संस्कृत निष्ठ। तो यहाँ पे नई कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और प्रतीकात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 78, आधुनिक कविता में प्रमुख भाव है। आधुनिक कविता में कैसा भाव है? प्रमुख भाव क्या होता है? ऑप्शन ए है निराशा, बी है संघर्ष, सी है यथार्थ और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आधुनिक कविता में प्रमुख भाव क्या होता है? ऑल ऑफ द इज हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? आधुनिक काव्य में छंद है। आधुनिक काव्य में छंद कैसा छंद है? ऑप्शन ए अनिवार्य, बी है गौड़, सी है मुक्त और सी है शास्त्री, डी है शास्त्री। तो यहाँ पे आपका आधुनिक काव्य में छंद कैसे होते हैं? तो मुक्त छंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80।
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में कविता बनी, तो आधुनिक काल में कविता कैसी बनी थी? तो जनवादी बनी थी। कैसी बनी थी? जनवादी बनी थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब हम आदिकाल सामान्य परिचय देखेंगे आदिकाल का। तो आदिकाल का समय माना जाता है, तो आदिकाल का कौन सा समय माना जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 11,000 से 1375 ये जो है आदिकाल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को जो है वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कैसी है? तो प्रमुख प्रवृत्ति कैसी होती है? इसमें वीरता के बारे में बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कालीन साहित्य की भाषा कैसी रही? तो आदिकालीन साहित्य की भाषा जो थी अपभ्रंश थी। कैसी थी? अपभ्रंश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आदिकाल का काव्य अधिकतर था, कैसा था? आदिकाल का काव्य अधिकतर तो दरबारी था। कैसा था? दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आदिकालीन कविता का स्वर था, कैसा स्वर था? तो यहाँ पर जो है सामाजिक राजनीतिक स्वर था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आदिकालीन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आदिकाल में काव्य रचना होती थी, तो आदिकाल में काव्य रचना कैसी होती थी? पद्य में होती थी। कैसी होती थी? पद्य में होती, मतलब कि जो पद्य होते थे। आगे देखिए नेक्स्ट। आदिकालीन साहित्य मुख्यतः था, कैसा था? आदिकालीन साहित्य जो था मौखिक था। कैसी था? मौखिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में प्रमुख रस है। आदिकाल में प्रमुख रस है, तो कैसा रस है? वीर रस है। कैसा रस है? वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आदिकाल का प्रमुख छंद है। आदिकाल का प्रमुख छंद कैसा होता है? तो दोहा होता है। आदिकाल में प्रमुख छंद क्या था? दोहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आदिकालीन कवि अधिकतर थे। आदिकालीन कवि अधिकतर कैसे थे? तो दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। आदिकाल में इतिहास और काव्य का संबंध कैसा था? तो इतिहास और काव्य का संबंध घनिष्ठ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य का उद्देश्य क्या था? तो आदिकालीन काव्य का उद्देश्य वीरता और गौरव गान का जो था उद्देश्य होता था। आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं। आदिकाल में साहित्य संरक्षण होता था, कैसा साहित्य संरक्षण होता था? विद्यालयों में होता था, मंदिरों में होता था, राजश्रय में होता था और जनता से होता था। तो आदिकाल में साहित्य संरक्षण किससे होता था? राजश्रय से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आदिकालीन काव्य का मुख्य आधार था, तो मुख्य आधार क्या था? तो यथार्थ युद्ध था। क्या मुख्य आधार था? यथार्थ युद्ध मुख्य आधार था। आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विद्यापति की भाषा की किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति जो थे मैथिली भाषा के कवि माने जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। विद्यापति की किस रस का विद्यापति को किस रस का कवि कहा जाता है? तो विद्यापति को श्रृंगार रस का जो है वो कवि कहा जाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे। विद्यापति की कविता का प्रमुख विषय है। विद्यापति की कविता का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राधा कृष्ण प्रेम। आगे नेक्स्ट देखते हैं। विद्यापति किस परंपरा के कवि हैं? तो यहाँ पे पूछा है कि विद्यापति किस परंपरा के कवि है? तो सगुण परंपरा के कवि माने जाते हैं। कौन? विद्यापति कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विद्यापति की रचनाओं में नायिका है, तो विद्यापति की रचनाओं में नायिका कौन है? तो राधा नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 21। विद्यापति का संबंध किस काल से है? तो विद्यापति का संबंध जो है आदिकाल से है। एंड जो भी आपको यहाँ डाउट है आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। एंड आप फीडबैक अपना देना नहीं भूलिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और इसमें आपको हेल्पफुल हुई कि नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन
आए कि नहीं आपके एग्जाम में, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 22, विद्यापति की भाषा की विशेषता क्या है। तो विद्यापति की भाषा की विशेषता क्या है यहाँ पे आपको बताना है। तो ये सरल होती है, संगीतात्मक होती है, कोमलता इसमें रहती है और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विद्यापति की कविता में प्रमुख भाव क्या होते हैं। तो विद्यापति की कविता में प्रमुख भाव जो है माधुर्य होते हैं। कैसे होते हैं? माधुर्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि विद्यापति की पदावली का संबंध किससे है। तो विद्यापति की पदावली का संबंध जो है कृष्ण भक्ति से है। किससे है? कृष्ण भक्ति से है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 25 है, विद्यापति की कविता अधिकतर है। तो विद्यापति की कविता अधिकतर कैसी होती है? तो श्रृंगार प्रधान होती है। कैसी होती है? श्रृंगार प्रधान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विद्यापति को किस क्षेत्र का कवि माना जाता है। तो विद्यापति को जो है वो मिथिला क्षेत्र का कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विद्यापति की रचनाओं में प्रमुख छंद है। विद्यापति की रचनाओं में प्रमुख छंद कैसा होता है? तो पद होता है। प्रमुख छंद क्या होता है? पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, विद्यापति की रचनाओं में प्रकृति चित्रण कैसे होता है। तो विद्यापति की रचनाओं में प्रकृति का चित्रण भावानुकूल होता है। कैसे होता है? भावानुकूल होता है, भाव के अनुसार होता है। नेक्स्ट 29, विद्यापति की शैली कैसी है। तो विद्यापति की शैली जो है वो माधुर्यपूर्ण है। कैसी है? माधुर्यपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 30, विद्यापति को किसका जनक कहा जाता है। तो विद्यापति को मैथिली काव्य का जनक कहा जाता है। विद्यापति को मैथिली काव्य का जनक माना जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका गोरखनाथ किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो गोरखनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, नाथ साहित्य का संबंध है। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो हठ योग से है। किससे संबंध है? हठ योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं। तो गोरखनाथ किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं? निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 44, नाथ साहित्य की भाषा किससे संबंधित है। तो नाथ साहित्य की भाषा सदुक्कड़ी से संबंधित है। ठीक है। सदुक्कड़ी मतलब जो घूमते रहते हैं, घूमते हुए लोगों को सदुक्कड़ कहा जाता है, घुमक्कड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है 45, गोरखनाथ की वाणी का स्वर कैसा है। तो गोरखनाथ की वाणी का स्वर उपदेशात्मक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46, नाथ साहित्य में किसका विरोध किया है। नाथ साहित्य ने कर्मकांड का विरोध किया है। इन चारों में से आपका कर्मकांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ का प्रमुख विषय है। गोरखनाथ का प्रमुख विषय क्या है? साधना करना। प्रमुख विषय क्या है? पूजा पाठ करना, साधना करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नाथ साहित्य का उद्देश्य है। नाथ साहित्य का उद्देश्य कैसा उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आत्मज्ञान। कैसा है? आत्मज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, गोरखनाथ की रचनाओं में मिलता है कैसा, क्या मिलता है गोरखनाथ की रचनाओं में? तो योग दर्शन मिलता है। क्या मिलता है? योग दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, नाथ कवियों की भाषा क्यों लोकप्रिय थी। तो नाथ कवियों की भाषा क्यों लोकप्रिय थी? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जन भाषा थी। कैसी थी? जन भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस परंपरा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है। तो अमीर खुसरो जो थे सूफी परंपरा के कवि माने जाते हैं। किसके? सूफी परंपरा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 67, अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबार में थे। तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अमीर खुसरो की भाषा कहलाती है। तो अमीर खुसरो की भाषा कैसी कहलाती है? तो हिंदवी कहलाती है। कैसी कहलाती है? हिंदवी कहलाती है। ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो किस लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमीर खुसरो जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो कव्वाली के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? कव्वाली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अमीर खुसरो का संबंध किससे है? तो अमीर खुसरो का संबंध सूफियों प्रेम से है। किससे है? सूफी प्रेम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर ये लोक भाषा में है। कैसे हैं? लोक भाषा में है। नेक्स्ट 72, अमीर खुसरो ने किस भाषा को समृद्ध किया? तो अमीर खुसरो ने जो है फारसी भाषा और हिंदी भाषा को समृद्ध किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट 73, अमीर खुसरो की कविता का प्रमुख भाव क्या है? तो अमीर खुसरो की कविता का प्रमुख भाव प्रेम है। क्या है? प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 74, अमीर खुसरो का योगदान है। अमीर खुसरो का किसमें योगदान रहा? हिंदी उर्दू परंपरा में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 75, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, अमीर खुसरो का योगदान किसमें है? तो अमीर खुसरो का योगदान हिंदी उर्दू परंपरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है, क्या मिलता है? तो लोक जीवन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। अब हम भक्ति काल से क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो भक्ति काल का समय माना जाता है, तो भक्ति काल का समय कब से कब माना जाता है? तो 1375 से 1700 को भक्ति काल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सेकेंड भक्ति काल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? भक्ति काल में क्या देखा जाता है? तो भक्ति काल में प्रमुख प्रवृत्ति जो है भक्ति को यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे भक्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, भक्ति काल का उद्देश्य क्या था? तो भक्ति काल का उद्देश्य क्या है? तो ईश्वर की भक्ति करना भक्ति काल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 4 भक्ति काल से रिलेटेड, भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया है? तो भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है। और कौन कौन सी वो 2 धारा है आप बताइए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भक्ति काल की कौन सी 2 महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सद्गुण और निर्गुण 2 धाराएं होती हैं भक्ति काल में। ठीक है, आगे नेक्स्ट 6 सगुण भक्ति में ईश्वर का स्वरूप कैसा होता है? तो ईश्वर का स्वरूप साकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भक्तिकालीन कविता की भाषा कैसी होती है? तो भक्तिकालीन कविता की भाषा जो होती है जन भाषा होती है, इनमें से ये जन भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, भक्ति काल में प्रमुख छंद है, तो भक्ति काल में प्रमुख छंद क्या क्या है? पद है। ये छंद सवैया है कि मुक्ति छंद है कि पद है कि गजल है? तो भक्ति काल में प्रमुख छंद क्या है? पद है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ है, भक्ति कालीन कवि किससे जुड़े थे? तो भक्ति कालीन जो है जनता से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भक्ति कालीन में सामाजिक कुरीतियों का क्या किया गया था? विरोध हुआ था। क्या हुआ था? भक्ति कालीन में सामाजिक कुरीतियों का विरोध हुआ था। आगे नेक्स्ट 11, भक्ति काल का संबंध किस आंदोलन से है? तो भक्ति काल का संबंध जो है भक्ति आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भक्तिकालीन साहित्य का आधार क्या है? तो भक्तिकालीन साहित्य का आधार प्रेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देख लेते हैं। भक्ति काल में ईश्वर को माना गया है, तो ईश्वर को क्या माना गया है? राजा, सखा, प्रियतम, उपयुक्त सभी। तो भक्ति काल में ईश्वर को ये सभी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, फटाफट देखते चल रहे हैं क्योंकि हमें टारगेट कितना करना है, 500 से 800 जाना है टारगेट। ठीक है, तो सभी यूनिट वाइज 100 क्वेश्चन है। ठीक,
तो नेक्स्ट है भक्तिकालीन साहित्य अधिकतर था, कैसा था? तो पद्य साहित्य था, कैसा था? पद्य साहित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भक्ति काल में प्रमुख भाव है, तो भक्ति काल में प्रमुख भाव किसका है? भक्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है राम भक्ति धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो राम भक्ति धारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, राम भक्ति धारा किस पर आधारित है? राम भक्ति धारा किस पर आधारित है? तो राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, राम भक्ति धारा में राम को माना गया है, क्या राम को माना गया है? अवतार, राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम, उपयुक्त सभी। तो राजभक्ति धारा में राम को ये सभी माना गया है, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राम भक्ति धारा की भाषा है, राम भक्ति धारा की भाषा कैसी है? अवधी है। कैसी है? अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम भक्ति धारा में प्रमुख रस कैसा है? तो प्रमुख रस जो है वो शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, राम भक्ति कवियों की दृष्टि कैसी है? तो राम भक्ति कवियों की दृष्टि जो है लोक मंगल है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 22, राम भक्ति काव्य में आदर्श है, क्या आदर्श है? तो मर्यादा आदर्श। क्या है? मर्यादा आदर्श। भोग, वैराग्य, विलास, मर्यादा, इन चारों में से क्या उत्तम होगा? राम भक्ति काव्य में आदर्श क्या है? मर्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 23 क्या कह रहा है? राम भक्ति काव्य का स्वर है, कैसा स्वर है? तो ये संयमित स्वर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 24। इसके बाद फिर हम तुलसीदास, कबीरदास के बारे में, सूरदास के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो इन सब के भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग जरूर अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है 24, राम भक्ति धारा का प्रमुख छंद क्या है? तो यहाँ पे दोहा, चौपाई, सवैया, उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, राम भक्ति धारा का लक्ष्य क्या है? तो राम भक्ति धारा का लक्ष्य जो है वो क्या है? लोक कल्याण है। क्या है? लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अब हम तुलसीदास से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो तुलसीदास जो है राम भक्ति धारा के कवि हैं। तुलसीदास किसके कवि हैं? राम भक्ति धारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, तुलसीदास की प्रमुख रचना है, तुलसीदास की प्रमुख रचना इनमें से बताइए कौन सी है? सूरसागर, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी। तो यहाँ पे रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास की जो है रचना है। ठीक है, एंड सूरसागर, पद्मावत, कामायनी ये किसकी रचनाएं हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देखिए आंसर करेंगे तभी मुझे समझ आएगा कि हाँ आप हिंदी पढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे तो लगेगा कि आपने क्या ही पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 33, यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है, एमसीक्यू बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 33, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तुलसीदास ने राम को माना, तो राम को क्या क्या माना? यहाँ पर रिपीट, ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अवतार, राजा, ईश्वर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, तुलसीदास की भक्ति है, तुलसीदास की भक्ति कैसी है? तो दास्य भक्ति है। कैसी है? दास भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पर 36 क्या है कि तुलसीदास का काव्य दर्शन है, कैसा काव्य दर्शन है तुलसीदास का? तो यहाँ पे तुलसीदास का काव्य दर्शन लोक मंगल है। कैसा है? लोक मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, तुलसीदास के अनुसार आदर्श नारी है, तो तुलसीदास के अनुसार आदर्श नारी कौन है? सीता है। यहाँ पे उर्मिला, कैकेयी, सबरी और सीता, कौन आदर्श नारी है? सीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तुलसीदास के काव्य में प्रमुख रस है, तुलसीदास के काव्य में प्रमुख रस क्या है? तो यहाँ पे जो है शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 39 क्या है? तुलसीदास की भाषा की विशेषता है, तो तुलसीदास की भाषा की विशेषता कैसी है? सरल है। कैसी है? सरलता है, तुलसीदास की भाषा में सरलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं,
तुलसीदास के काव्य में प्रमुख भाव है, तो तुलसीदास के काव्य में प्रमुख भाव क्या है? प्रेम, मर्यादा, नीति, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी उनके काव्य में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तुलसीदास का समय है, तुलसीदास किस सदी के थे? तो तुलसीदास जो थे वो 16वीं सदी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, तुलसीदास का काव्य है, तुलसीदास का काव्य कैसा काव्य है? तो भक्ति प्रधान है। कैसा काव्य है? भक्ति प्रधान काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 44, तुलसीदास ने किस समाज का चित्रण किया? तो तुलसीदास ने आदर्श समाज का चित्रण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 45, तुलसीदास की शैली है, तुलसीदास की शैली कैसी है? सरल एवं भावपूर्ण। तुलसीदास की शैली कैसी है? सरल एवं भावपूर्ण शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 46 आपका यहाँ से नेक्स्ट कृष्ण भक्त धारा शुरू हो जाती है। अब यहाँ से हम कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो कृष्ण भक्ति धारा की भाषा कैसी है? तो कृष्ण भक्ति धारा की भाषा ब्रज भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 67, कृष्ण भक्ति में कृष्ण को माना गया है, क्या माना गया? राजा, सखा, प्रियतम, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी माना गया है कृष्ण भक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख रस क्या है? तो कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 68, कृष्ण भक्ति में नायिका है, कृष्ण भक्ति में नायिका कौन है? तो राधा है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे कृष्ण भक्ति में नायिका कौन है? राधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, कृष्ण भक्ति धारा का प्रमुख भाव है, तो कृष्ण भक्ति धारा का प्रमुख भाव कैसा है? मधुर है, माधुर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 71, कृष्ण भक्ति कवि किस परंपरा से जुड़े हैं? कृष्ण भक्ति कवि किस परंपरा से जुड़े हैं? तो सगुण परंपरा से जुड़े हैं। किस परंपरा से जुड़े हैं? सगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कृष्ण भक्ति में ईश्वर और भक्त का संबंध है, ईश्वर और भक्त का संबंध किससे है? नायक और नायिका से है। ठीक है, नायक और नायिका से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 73, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुख विषय है, तो क्या प्रमुख विषय है? लीला। ठीक है, कृष्ण लीला आप सुने हो ना, देखे भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण भक्ति काव्य में क्या है? प्रमुख विषय किसका हो जाएगा? लीला हो जाएगा। नेक्स्ट 74, कृष्ण भक्ति का स्वर कैसा है? तो कृष्ण भक्ति का स्वर जो है भावुक है, भावनाओं से भरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पर 75, कृष्ण भक्ति यहाँ पे 75, कृष्ण भक्ति साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो साहित्य का उद्देश्य प्रेम अनुभूति कराना है। ठीक है, प्रेम अनुभूति कराना है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे सूरदास। यहाँ पे अब सूरदास स्टार्ट हो रहा है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी, इन सब से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं, और ये किस धारा के कवि हैं ये भी आपको याद रखना। तो सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के ये क्या है? कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सूरदास की प्रमुख रचना है, तो सूरदास की प्रमुख रचना इनमें से कौन सी है? तो फर्स्ट है रामचरित, दूसरा सूरसागर, तीसरा पद्मावत और चौथा विनय पत्रिका। तो इनमें से आप इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन किसकी रचना है, और सूरदास की प्रमुख रचना कौन है? तो यहाँ पे सूरसागर है। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों हैं किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 83, सूरदास किस रस के कवि हैं? तो सूरदास किस रस के कवि हैं? यहाँ पर वात्सल्य रस के कवि हैं। किसके? वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट माता का प्रेम जो होता है वात्सल्य प्रेम कहलाता है। ठीक है, 84 जो है, सूरदास की भाषा है, सूरदास की कैसी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? तो सूरदास की ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 85, सूरदास की भक्ति है, सूरदास की भक्ति कैसी है? तो वात्सल्य भक्ति है। कैसी भक्ति है? वात्सल्य भक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सूरदास की कविता में प्रमुख पात्र है, तो सूरदास की कविता में प्रमुख पात्र कौन है? कृष्ण है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 87,
सूरदास का काव्य है, सूरदास का कैसा काव्य है? तो भक्ति प्रधान काव्य है। सूरदास का कैसा काव्य है? भक्ति प्रधान काव्य है। 88 है, सूरदास के काव्य में प्रमुख विषय है। सूरदास के काव्य में प्रमुख विषय क्या है? बाल लीला। जो कृष्ण है, कृष्ण के बाल लीला के समय वात्सल्य प्रेम, माँ के प्रति प्रेम का जो है वर्णन किया गया है सूरदास ने अपने काव्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सूरदास की शैली कैसी है? तो सूरदास की शैली माधुर्य है। ठीक है, मधुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 90, सूरदास को किसका कवि कहा जाता है? तो सूरदास को वात्सल्य का कवि कहा जाता है। किसका कवि कहा जाता है? वात्सल्य। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, यहाँ पे आपके ऑप्शन के अनुसार आपके ऐसे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। फटाफट हम क्वेश्चन जो है आगे आपको सोल्यूशन बताते चले जा रहे हैं, आप देखते चलिए। ठीक है, आपका ऐसे जो है 800 कवर भी हो जाएगा और लॉन्ग वीडियो भी नहीं होगी। ऐसे पूरे ऑप्शन में अगर रीड करूँ तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि सूरदास जो है, सूरदास के काव्य में प्रकृति है, कैसी प्रकृति है? तो भाव अनुकूल है। ठीक है, भाव के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 92, सूरदास की भाषा की विशेषता क्या है? तो सूरदास की भाषा सरसता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 93, सूरदास का संबंध किस संप्रदाय से था? तो सूरदास का संबंध पुष्टि मार्ग संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 94, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 95, सूरदास के अनुसार ईश्वर है, ईश्वर सूरदास के अनुसार ईश्वर कौन है? तो लीला पुरुष है। ठीक है, और लीला पुरुष कौन? कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट 96, सूरदास की रचनाएं हैं, तो सूरदास की रचनाएं इसमें पदात्मक जो है रचना है। कैसी है? पदात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सूरदास का काव्य प्रभाव डालता है, तो किस पर प्रभाव डालता है? हृदय पे। किस पर डालता है? हृदय पे। वात्सल्य जो प्रेम है उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पे हृदय पे हो जाएगा। सूरदास की भक्ति कैसी है? तो सूरदास की भक्ति प्रेम प्रधान है। कैसी है? प्रेम प्रधान भक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 99 दिया है कि सूरदास का काव्य लक्ष्य है, सूरदास का काव्य लक्ष्य कैसा है? तो प्रेम अनुभूति है। कैसा है? प्रेम अनुभूति है। नेक्स्ट, सूरदास का साहित्य है, सूरदास का साहित्य कैसा है? लोक मंगलकारी साहित्य। कैसा साहित्य है? लोक मंगलकारी साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन निर्गुण भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर का स्वरूप है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर का स्वरूप कैसा है? निराकार है। कैसा है? निराकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 2, निर्गुण भक्ति में प्रमुख तत्व है, निर्गुण भक्ति में प्रमुख तत्व क्या है? नाम स्मरण। क्या है? नाम स्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, थर्ड जो है, निर्गुण भक्ति की आंदोलन से जुड़ी है। क्या जुड़ा हुआ है आंदोलन? भक्ति आंदोलन निर्गुण भक्ति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 4th, निर्गुण भक्ति में किसका विरोध किया गया है? तो निर्गुण भक्ति में जो है ये यहाँ पे कर्म कांड का जो है विरोध किया गया है। बाकी प्रेम, ज्ञान, भक्ति ये निर्गुण भक्ति में है, बाकी कर्म कांड का विरोध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। निर्गुण भक्ति का मुख्य आधार क्या है? तो निर्गुण भक्ति का मुख्य आधार ज्ञान है। निर्गुण भक्ति का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को क्या कहा गया है? तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर को अलग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 7, निर्गुण भक्ति में भाषा है, निर्गुण भक्ति की भाषा कैसी है? जन भाषा है। कैसी है? जन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति का प्रमुख भाव है, तो निर्गुण भक्ति का प्रमुख भाव क्या है? ज्ञान है। प्रमुख भाव क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निर्गुण भक्ति के कवि अधिकतर थे, कैसे थे? तो यहाँ पे साधु संत थे। निर्गुण भक्ति के कवि कैसे थे? साधु संत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निर्गुण भक्ति का लक्ष्य क्या है? तो निर्गुण भक्ति का लक्ष्य था मोक्ष मिलना। ठीक है, नेक्स्ट आगे, निर्गुण भक्ति में जाति पाति का क्या किया जाता था? विरोध किया जाता था। ठीक है, निर्गुण भक्ति में जाति पाति का विरोध होता था। आगे नेक्स्ट देखते हैं 12, निर्गुण भक्ति में ईश्वर प्राप्ति का साधन है, तो ईश्वर प्राप्ति का साधन नाम है। क्या है? ईश्वर का नाम लेते रहो, आपको जो है ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 13, निर्गुण भक्ति साहित्य अधिकतर क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर कि
जो आपका निर्गुण भक्ति साहित्य अधिकतर इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति है यहाँ इसमें आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा कि निर्गुण भक्ति साहित्य का अधिकतर किस में है, पद्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निर्गुण भक्ति में प्रमुख छंद है, तो निर्गुण भक्ति में प्रमुख छंद क्या है, दोहा है। क्या है, दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 15, निर्गुण भक्ति की प्रकृति है, तो निर्गुण भक्ति की प्रकृति कैसी है, रहस्यवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 16, निर्गुण भक्ति में गुरु का स्थान है, तो गुरु का स्थान क्या है, सर्वोच्च है। 17 देखते हैं। निर्गुण भक्ति में प्रमुख रस है, तो प्रमुख रस कैसा है, शांत रस है। नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति में ईश्वर और भक्त का संबंध है, तो ईश्वर और भक्त का गुरु शिष्य के रूप में संबंध है। निर्गुण भक्ति में साधना है, तो निर्गुण भक्ति में कैसी साधना है, आंतरिक साधना है। निर्गुण भक्ति साहित्य का स्वर कैसा है, तो निर्गुण भक्ति साहित्य का स्वर उपदेशात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कबीरदास की तरफ से चलेंगे। कबीरदास की क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो कबीर जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, कबीर का जन्म स्थान माना जाता है, तो कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ है, हुआ था काशी। कहाँ, काशी। नेक्स्ट 23, कबीर किस जाति में पले बड़े, तो कबीरदास किस जाति में, जुलाहा। किस जाति में, जुलाहा जाति में पले बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीरदास के गुरु जो थे रामानंद थे। कौन थे, रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। कबीर की भाषा कहलाती है, तो कबीरदास की भाषा कैसी कहलाती है, सदुक्कड़ी कहलाती है। कैसी कहलाती है, सदुक्कड़ी कहलाती है। कबीर की रचनाएं संकलित है, कबीर की रचनाएं किसमें संकलित है, बीजक में। ठीक है, बीजक ग्रंथ में यहाँ पे कबीर की रचनाएं जो हैं संकलित की गई हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपका बीजक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बीजक के भाग है, तो बीजक के कितने भाग है, यहाँ पे साखी, शबद और रमैनी। साखी, शबद और रमैनी, इस तरीके से बीजक के भाग है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बीजक के भाग साखी, शबद, रमैनी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके विरोधी थे, यहाँ पे कबीरदास जो थे किसके विरोधी थे, तो कबीरदास जो थे पाखंड के विरोधी थे। ठीक है, पाखंड, भक्ति, प्रेम, ज्ञान, इन सब के विरोधी नहीं थे, पाखंड के विरोधी थे। पाखंड आप समझते हो, जिसके मन में द्वेष हो, जिसके मन में ईर्ष्या हो, जिसके मन में जो है लालच हो, और वह पूजा पाठ करने की बस दिखावा करता हो, पूजा पाठ करता हो और अपने आप को समझता हो कि मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो महान हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं। ठीक है, पाखंड, और मन उसका शुद्ध ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से कबीरदास जो है किसको विरोधी मानते थे, पाखंड को। आगे नेक्स्ट देखते हैं 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के काव्य का मुख्य भाव है, तो कबीर के काव्य का मुख्य भाव क्या है, ज्ञान है। क्या है, ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कबीर के अनुसार सच्चा धर्म क्या होता है, कबीर के अनुसार सच्चा धर्म जो है वो मानवता है। क्या है, मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, कबीर ने किस धर्म की आलोचना की, तो कबीर ने केवल हिंदू धर्म, केवल मुस्लिम धर्म, दोनों किसी की नहीं, तो यहाँ पे दोनों धर्म की आलोचना की है। सी ऑप्शन हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, कबीर के काव्य में ईश्वर है, तो कबीर के काव्य में ईश्वर कैसा है, तो ईश्वर जो है निराकार है। ठीक है, कैसा है, निराकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कबीर की शैली है, तो कबीर की कैसी शैली है, तो सरल और व्यंग्यात्मक है। कैसी है, सरल और व्यंग्यात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कबीर के दोहों में क्या है, नीति है, भक्ति है, रहस्य है, उपयुक्त सभी, तो कबीर के दोहों में उपयुक्त ये सभी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 35, कबीर का काव्य प्रभाव डालता है, तो कबीर का काव्य किस पर प्रभाव डालता है, बुद्धि पर डालता है, हृदय पर डालता है, आत्मा पर डालता है, उपयुक्त सभी, तो इन सभी पर डालता है। ठीक है, नेक्स्ट 36 है, कबीर का प्रमुख छंद है, तो कबीर का प्रमुख छंद क्या है, दोहा। कबीर का प्रमुख छंद क्या है, दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 37,
कबीर की वाणी का स्वर है। कबीर की वाणी कैसा है? तो कबीर की वाणी कठोर सत्यात्मक है। कैसा है? कठोर सत्यात्मकता उसमें दिखाया है। ठीक है। नेक्स्ट 38 है, कबीर ने गुरु को माना। कबीर ने गुरु को क्या माना? ईश्वर से छोटा, ईश्वर के समान, ईश्वर से बड़ा और महत्वहीन। तो कबीर ने गुरु को किससे माना है? ईश्वर से बड़ा माना है। नेक्स्ट है 39, कबीर के काव्य में समाज सुधार का भाव है। कबीर के काव्य में समाज सुधार का भाव क्या है? तो यहाँ पे जो है सी पूर्ण हो जाएगा। ये यहाँ पे पूर्ण भाव दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कबीर को कहा जाता है, कबीर को क्या कहा जाता है? ज्ञान का कवि कहा जाता है। कबीर को क्या कहते हैं? ज्ञान का कवि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जायसी किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो जायसी जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 42 है, जायसी की इस काव्य धारा से प्रभावित है। तो जायसी जो है सूफी काव्य धारा से प्रभावित है। नेक्स्ट आगे 43, जायसी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन है? और देखिए सभी कवियों की रचनाएं आप लोग एक बार अच्छे से सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, रचना जरूर आएगा आपका। तो जायसी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो पद्मावत है। कौन है? पद्मावत है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 44, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो पद्मावत जो है सूफी प्रेम काव्य है। किस प्रकार का है? सूफी प्रेम काव्य पद्मावत है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पद्मावत की भाषा कैसी है? तो पद्मावत की भाषा जो है अवधी है। तो यहाँ बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 46, जायसी के काव्य में नायिका है। जायसी के काव्य में नायिका कौन है? तो पद्मिनी है। कौन है? पद्मिनी है। 46 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 47 है, पद्मावत का नायक कौन है? तो पद्मावत का नायक रत्नसेन है। ये आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 48 है, जायसी के काव्य में प्रेम है। कैसा प्रेम है काव्य में? तो अध्यात्मक प्रेम है। कैसा है? जायसी के काव्य में अध्यात्मक प्रेम है। ठीक है। 48 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 49, जायसी की भक्ति है। तो जायसी की भक्ति कैसी है? तो प्रेम भक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट 50, जायसी की शैली कैसी है? तो जायसी की शैली रहस्यात्मक है। कैसी है? रहस्यात्मक है। ठीक है। 51 है, जायसी के काव्य में प्रतीकवाद क्या है? तो प्रतीकवाद प्रचुर है। क्या है? प्रतीकवाद प्रचुर है। 52, जायसी के अनुसार प्रेम है। जायसी के अनुसार प्रेम कैसा है? तो प्रेम एक साधना है। जायसी के अनुसार प्रेम एक साधना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी के काव्य में अलाउद्दीन है। तो जायसी के काव्य में अलाउद्दीन क्या है? तो अलाउद्दीन एक खलनायक है। क्या है? खलनायक है। नेक्स्ट है 54, जायसी का काव्य उद्देश्य है। जायसी का काव्य उद्देश्य कैसा है? तो यहाँ पे प्रेम द्वारा ईश्वर प्राप्ति। प्रेम द्वारा ईश्वर प्राप्ति। नेक्स्ट 55, जायसी के काव्य में रस है। जायसी के काव्य में रस कैसा है? तो श्रृंगार रस है। नेक्स्ट 56, जायसी का संबंध किस काल से है? तो जायसी का संबंध जो है भक्ति काल से है। नेक्स्ट 57, जायसी का काव्य भाषा है। जायसी की काव्य भाषा कैसी है? तो सरल अवधि है। कैसी है? सरल अवधि। नेक्स्ट 58, जायसी के काव्य में गुरु कौन है? तो गुरु जो होता है वो गौड़, साधारण, महत्वपूर्ण, अनुपस्थित। तो जायसी के काव्य में गुरु क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो 58 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 59 है, जायसी के काव्य में प्रतीक क्या है? तो जायसी के काव्य में प्रतीक कैसा है? आध्यात्मिक प्रतीक है। कैसा प्रतीक है? आध्यात्मिक प्रतीक है। नेक्स्ट 60, जायसी का साहित्य कहलाता है। तो जायसी का साहित्य क्या कहलाता है? प्रेम व्याख्यान काव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निर्गुण संत कवियों की साधना है। तो निर्गुण संत कवियों की साधना कैसी है? आंतरिक है। बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्गुण कवियों का प्रमुख साधन है। तो निर्गुण कवियों का प्रमुख साधन क्या है? नाम है। नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति का स्वर कैसा है? तो माधुर्य है। कैसा है? माधुर्य है। निर्गुण कवियों का उद्देश्य क्या होता है? तो इनका समाज सुधार होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति में ईश्वर को कहा गया, तो ईश्वर को क्या कहा गया, अलख निरंजन। क्या कहा गया, अलख निरंजन। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति में निर्गुण भक्ति में प्रधान तत्व क्या है, तो प्रधान तत्व ज्ञान है। निर्गुण भक्ति का विरोध क्या है, तो पाखंड से है। किससे विरोध है, पाखंड से। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति 73 क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति में गुरु की भूमिका क्या है, कैसी है, तो अनिवार्य है। कैसी है, अनिवार्य है। 74 है निर्गुण कवि समाज को मानते हैं, क्या मानते हैं, समान मानते हैं। फिर 75 है निर्गुण भक्ति में ईश्वर प्राप्ति है, कैसी है, सरल है। नेक्स्ट 76 यहाँ पे कि निर्गुण काव्य का प्रभाव है, तो निर्गुण काव्य का प्रभाव कैसा होता है, धार्मिक व सामाजिक होता है। कैसा होता है, धार्मिक व सामाजिक। 76 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण भक्ति साहित्य है, निर्गुण भक्ति साहित्य कैसा है, लोक साहित्य है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 78 है निर्गुण कवियों की भाषा क्या है, तो निर्गुण कवियों की भाषा सरल होती है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 79 निर्गुण भक्ति में प्रमुख छंद क्या है, तो प्रमुख छंद जो है दोहा होता है। नेक्स्ट 80 है निर्गुण भक्ति का सार कैसा है, तो निर्गुण भक्ति का सार ये सभी हो जाएगा, प्रेम, ज्ञान, नाम, ये सभी निर्गुण भक्ति के सार होते हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे। अब हम चलेंगे रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में देख लेते हैं। तो रीतिकाल का समय माना जाता है, तो रीतिकाल का कौन सा समय है, 1700 से 1850 1850 1700 से 1850 ये रीतिकाल का समय है। रीतिकाल का मुख्य विषय क्या है, तो रीतिकाल का मुख्य विषय श्रृंगार है। क्या है, श्रृंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रीतिकाल में काव्य रचना का आधार है, तो रीतिकाल में काव्य रचना का आधार क्या है, तो शास्त्रीय रीति है। कैसी है, शास्त्रीय रीति। यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट आंसर, शास्त्रीय रीति। नेक्स्ट है 4th रीतिकाल में नायक नायिका का भी चित्रण किया गया है। कैसा चित्रण, शास्त्रीय चित्रण किया गया है। कैसा, शास्त्रीय चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पर कि रीतिकाल की भाषा कैसी है, तो रीतिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। कैसी है, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीतिकाल में प्रधान रस क्या है, तो रीतिकाल में प्रधान रस क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस जो है रीतिकाल में प्रधान रस है। नेक्स्ट 7th रीतिकाल में अलंकारों का प्रयोग है। रीतिकाल में अलंकारों का प्रयोग कैसा है, अत्यधिक अलंकार प्रयोग किए गए हैं। नेक्स्ट 8th रीतिकालीन कवि अधिकतर कैसे थे, तो रीतिकालीन कवि अधिकतर दरबारी थे। कैसे थे, दरबारी। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th रीतिकाल में काव्य का उद्देश्य क्या है, तो रीतिकाल में काव्य का उद्देश्य सौंदर्य वर्णन करना ही रीतिकाल काव्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट 10th रीतिकाल की प्रवृत्ति कैसी है, तो रीतिकाल की प्रवृत्ति कला प्रधान है। कैसी प्रवृत्ति है, कला प्रधान प्रवृत्ति है। 11 है रीतिकाल को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है रीतिकाल के वर्ग हैं, वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका रीतिबद्ध, रीति सिद्धि, रीति मुक्ति, ये आपके ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, ये आपके रीतिकाल के वर्ग हैं 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 13 क्या है, रीतिकाल में नायिका भेद का वर्णन क्या है, तो नायिका जो है विस्तृत वर्णन किया गया है नायिका भेद का। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर 14 रीतिकाल में नायक का स्वरूप कैसा है, तो नायक जो है भोगी है। एंड नेक्स्ट 15 रीतिकालीन काव्य में प्रकृति क्या है, तो प्रकृति जो है नायिका सहचरी है। एंड नेक्स्ट 16 है रीतिकाल में छंद प्रयोग कैसा हुआ है, मुक्त है कि सवैया है कि दोहा है कि गजल है कि हाउक है, तो यहाँ पे सवैया और दोहा रीतिकाल के छंद हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है रीतिकाल का संबंध किससे है, तो रीतिकाल का संबंध जो है शास्त्र से है। नेक्स्ट 18 रीतिकाल का प्रमुख दोष माना जाता है, तो रीतिकाल का प्रमुख दोष किससे माना जाता है, तो भाव शून्यता से, अत्यधिक अलंकार से, दरबारी प्रभाव से और उपयुक्त सभी, तो रीतिकाल का प्रमुख दोष इन सभी से है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 19 रीतिकालीन काव्य का स्वर है, तो रीतिकालीन काव्य का स्वर कैसा है, तो श्रृंगारिक जो है रीतिकाल का स्वर है। ठीक है। नेक्स्ट है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता कैसी है, कलात्मकता है। कैसी है, इसमें कला है। ठीक है, कलात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हम बिहारी से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो बिहारी किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट बिहारी की प्रमुख रचना क्या है, तो बिहारी की प्रमुख रचना जो है वो बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई है। यहाँ पे 22 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कवि प्रिया, रसिक प्रिया एंड रामचरितमानस ये किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट 23 बिहारी सतसई में श्लोक
श्लोकों की संख्या कितनी है? तो श्लोकों की संख्या 700 है। नेक्स्ट 24 है, बिहारी की भाषा कैसी है? तो बिहारी की भाषा कैसी है? यहाँ ब्रज भाषा है। बिहारी की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है भैया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर 25 है, बिहारी के किस रस के बिहारी जो है किस रस के कवि हैं? तो बिहारी जो है वो श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट 26 है, बिहारी सतसई का छंद है। तो बिहारी सतसई का छंद कैसा है? चौपाई है, दोहा है, सवैया है, रोला है, कैसा है? तो इनमें से तो बिहारी सतसई का छंद दोहा है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 27, बिहारी की कविता की विशेषता कैसी है? तो बिहारी की कविता जो है गागर में सागर, ये किस लिए जाने जाते हैं? गागर में सागर। ठीक है, समाने की इनकी खासियत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं 28, बिहारी की काव्य में अलंकार कैसे हैं? तो बिहारी के काव्य में अलंकार जो है प्रचुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 29 आपका क्या कह रहा है कि बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? तो बिहारी जो है वो कला प्रधान के कवि हैं। नेक्स्ट, बिहारी का आश्रयदाता था, कौन था आश्रयदाता? तो जो जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह थे। नेक्स्ट, बिहारी की कविता में नायिका है, बिहारी की कविता में नायिका कौन है? शास्त्रीय नायिका है। आदर्श शास्त्रीय अर्थात आधुनिक, तो आदर्श शास्त्री जो है बिहारी की कविता में नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बिहारी के काव्य में प्रकृति है, बिहारी के काव्य में प्रकृति मतलब बिहारी के काव्य की कैसी प्रकृति है? तो सहचरी है। कैसी है? सहचरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या है? बिहारी के काव्य में श्रृंगार है। तो श्रृंगार कैसा है? संयोग वियोग दोनों है। कैसा श्रृंगार रस है? संयोग वियोग दोनों है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 है, बिहारी सतसई किस परंपरा की रचना है? तो बिहारी सतसई जो है मुक्तक परंपरा की रचना है। नेक्स्ट 35, बिहारी के काव्य में प्रमुख अलंकार कौन है? तो प्रमुख अलंकार ये सभी है, उपमा, रूपक, श्लेष, ये तीनों अलंकार जो है बिहारी के काव्य में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बिहारी की शैली है, बिहारी की शैली कैसी है? तो यहाँ पर संक्षिप्त और गुण है। कैसी है शैली है? संक्षिप्त और गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 37 क्या है? बिहारी का काव्य प्रभाव डालता है। तो बिहारी का काव्य प्रभाव किस पर डालता है? हृदय पर डालता है कि बुद्धि पर, कि समाज पर, कि राजनीति पर? तो बिहारी का काव्य प्रभाव जो है वो बुद्धि पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, बिहारी की कविता का उद्देश्य क्या है? तो बिहारी की कविता का उद्देश्य जो है सौंदर्य बोध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बिहारी सतसई में नायिका भेद है। तो नायिका क्या है? विस्तृत भेद है। नेक्स्ट 40, बिहारी के अनुसार प्रेम क्या है? तो बिहारी के अनुसार प्रेम जो है भोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 41 क्या कह रहा है कि बिहारी के काव्य में दोष माना जाता है। किसका दोष माना जाता है? भाव शून्यता का, क्लिष्टता का, अलंकार प्रधानता का और उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है उनके दोष है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 42, बिहारी की कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शिल्प के लिए। नेक्स्ट 43, बिहारी सतसई की भाषा है, बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है? तो सरस भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, बिहारी का स्थान क्या है? तो बिहारी का स्थान जो है रीति सिद्ध है। क्या है? रीति सिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बिहारी के बाद आगे नेक्स्ट कवि की तरफ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट 45, बिहारी की कविता में समाज है। तो बिहारी की कविता में समाज जो है दरबारी है। नेक्स्ट 46, बिहारी का काव्य रस प्रधान है। किस लिए प्रधान है? श्रृंगार रस के लिए प्रधान है। नेक्स्ट है 47, बिहारी की रचना शैली कहलाती है। तो रचना शैली क्या कहलाती है? संक्षेप कहलाती है। 48 है, बिहारी सतसई किस भाषा पर आधारित है? तो ये ब्रज भाषा पर आधारित है। नेक्स्ट 49 देखते हैं। 49 आपका क्या है कि बिहारी के काव्य में प्रेम है। तो कैसा प्रेम है? सांसारिक प्रेम है। नेक्स्ट 50, बिहारी का काव्य कैसा है? तो बिहारी का काव्य दरबारी काव्य आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट अब केशव दास के बारे में देख लेते हैं। तो केशव दास किस काल के कवि हैं? तो केशव दास जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास जो है, केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। तो केशव दास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? कवि प्रिया। कौन सी हो जाएगी? कवि प्रिया हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है 58, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? तो रसिक प्रिया के लेखक केशव दास हैं। कवि प्रिया एंड रसिक प्रिया। नेक्स्ट 59, केशव दास को कहा जाता है। तो केशव दास को क्या कहा जाता है? रीति काल का प्रवर्तक कहा जाता है केशव दास को। नेक्स्ट है 60, केशव दास की भाषा कैसी है? तो केशव दास की भाषा ब्रज भाषा है। नेक्स्ट 61 है, आगे देखते हैं 61,
यहाँ पर 61 क्या कह रहा है, केशवदास की कविता का आधार है, तो केशवदास की कविता का आधार क्या है, तो यहाँ पर शास्त्र आधार है। नेक्स्ट 62 केशवदास का काव्य कैसा है, तो केशवदास का काव्य जो है कला प्रधान है। नेक्स्ट 63 केशवदास के काव्य में रस है, तो केशवदास के काव्य में कैसा रस है, श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 64 केशवदास की शैली है, तो केशवदास की शैली कैसी है, क्लिष्ट शैली है। नेक्स्ट 65 देख लेते हैं। 65 आपका क्या यहाँ पे दिया है कि केशवदास के काव्य में दोष माना जाता है, तो केशवदास के काव्य में दोष किसका माना जाता है, क्लिष्टता का माना जाता है, शास्त्रीयता का, भावहीनता का, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 66 है केशवदास का स्थान है, तो केशवदास का स्थान कहाँ पर है, रीतिबद्ध है, कैसा है, रीतिबद्ध है। नेक्स्ट केशवदास ने किसका वर्णन किया, तो केशवदास ने नायक नायिका के भेद का वर्णन किया। केशवदास की रचनाएं इनमें से कैसी हैं, तो केशवदास की रचनाएं जो है पद्य आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर है केशवदास की कविता किसके लिए जानी जाती है, तो केशवदास की कविता जो है वो शास्त्रीय विवेचन के लिए केशवदास की कविता किस लिए जानी जाती है, शास्त्रीय विवेचन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट रीतिकाल में प्रधान तत्व है, रीतिकाल में प्रधान तत्व क्या है, तो कला है। नेक्स्ट रीतिकाल का प्रमुख रस क्या है, यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा। रीतिकाल का प्रमुख रस क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीतिकालीन काव्य की भाषा कैसी है, तो रीतिकालीन काव्य की भाषा ब्रज है। नेक्स्ट है रीतिकाल के कवि अधिकतर कैसे थे, तो अधिकतर दरबारी थे। नेक्स्ट है रीतिकालीन काव्य का प्रमुख दोष क्या है, तो क्लिष्टता है, भाव शून्यता, अलंकार प्रधानता, क्लिष्टता और उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट 91 है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्रमुख विशेषता कलात्मक सौंदर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर रीतिकाल में प्रेम कैसा है, तो प्रेम जो है सांसारिक प्रेम है। 93 है रीतिकालीन काव्य को कहा जाता है, कैसा काव्य कहा जाता है, कला काव्य कहा जाता है। 94 है रीतिकाल का प्रमुख छंद है, तो रीतिकाल का प्रमुख छंद दोहा सवैया ये दोनों है, ठीक है, तो सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट 95 रीतिकाल में नायिका चित्रण है, तो नायिका चित्रण कैसा है, शास्त्रीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 आपका क्या हो जाएगा, रीतिकाल का साहित्य है, तो रीतिकाल का साहित्य कैसा है, दरबारी साहित्य है। नेक्स्ट 97 रीतिकाल में प्रकृति का स्थान है, तो रीतिकाल में प्रकृति का स्थान कैसा है, सहचरी है। नेक्स्ट 98 रीतिकाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो रीतिकाल का प्रमुख उद्देश्य जो है ये सौंदर्य है। नेक्स्ट रीतिकाल की आलोचना का मुख्य कारण क्या है, तो रीतिकाल की आलोचना का मुख्य कारण भावहीनता, श्रृंगार प्रधानता, दरबारी प्रभाव और उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन चलेंगे, नेक्स्ट उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो रीतिकाल का स्थान हिंदी साहित्य में है, तो कैसा हिंदी साहित्य में है, तो महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, तो कब माना गया आधुनिक काल का प्रारंभ, 1857 में माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी कविता की पहली धारा क्या थी, तो पहली धारा छायावाद थी। पहली धारा कैसी थी, छायावाद थी। नेक्स्ट थर्ड है छायावाद का समय माना जाता है, तो छायावाद का समय जो है 1918 से 1936 माना जाता है। नेक्स्ट फोर्थ है छायावाद का प्रमुख तत्व है, तो छायावाद का प्रमुख तत्व यथार्थ, रहस्य, कल्पना, उपयुक्त सभी ये छायावाद के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है कि छायावाद को कहा जाता है, तो छायावाद को व्यक्तिवादी काव्य भी कहा जाता है, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 6 है छायावाद में प्रधान भाव है, तो छायावाद में प्रधान भाव क्या है, आत्म अनुभूति है। 7th छायावाद में प्रकृति है, छायावाद में कैसी प्रकृति है, तो मानवकृत प्रकृति है। नेक्स्ट 8 छायावाद की भाषा कैसी है, तो छायावाद की भाषा खड़ी बोली है, छायावाद की भाषा खड़ी बोली है, ये याद रखिएगा आप लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। नेक्स्ट है छायावाद पर प्रभाव है, छायावाद पर किसका प्रभाव है, तो इन सभी का प्रभाव है, भारतीय दर्शन का, पाश्चात्य रोमांटिकता का, रहस्यवाद का, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 10th छायावाद में मैं का भाव क्या है, तो मैं जो हूँ आत्म केंद्रित का भाव है, मैं जो है आत्म केंद्रित का भाव है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, तो छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी यहाँ पे, आत्म अभिव्यक्ति जो है छायावाद की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छायावाद में प्रकृति का संबंध है, किससे संबंध है, सौंदर्य से, आत्मा से, भावना से, उपयुक्त सभी, तो छायावाद में प्रकृति का संबंध इन सभी से है। और छायावाद के मुख्य कवियों और जो है लेखकों के बारे में आप जरूर बताइएगा कौन है, ठीक है। नेक्स्ट 13 छायावाद का विरोध किया गया, तो छायावाद का विरोध किसके
आगे किया गया प्रगतिवाद के रूप में यहाँ पे छायावाद का विरोध किया गया। नेक्स्ट 14, छायावाद में प्रतीकवाद है। छायावाद में प्रतीकवाद है तो कैसा प्रतीकवाद है? प्रचुर है। नेक्स्ट 15, छायावाद का स्वर कैसा है? तो छायावाद का स्वर रहस्यात्मक है। नेक्स्ट 16, छायावाद का लक्ष्य है। तो छायावाद का लक्ष्य जो है आत्म अनुभूति करना छायावाद का लक्ष्य है। नेक्स्ट आगे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे नेक्स्ट है छायावाद में प्रमुख रस है। तो छायावाद में श्रृंगार रस है, शांत रस है, करुण रस है, ये तीनों रस से शामिल है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 18, छायावाद को आलोचना में कहा गया। छायावाद की आलोचना में क्या कहा गया? तो भावुकता का काव्य, कल्पना का काव्य, आत्मा का काव्य और उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी आलोचना किए गए हैं छायावाद में। नेक्स्ट आगे 19, छायावाद में छंद कैसे है? तो छायावाद में छंद मुक्त और शास्त्रीय दोनों है, तो यहाँ पे 19 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 है छायावाद का केंद्रीय तत्व क्या है? तो केंद्रीय तत्व जो है आत्मा है। छायावाद का केंद्रीय तत्व आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अब हम छायावाद के कवियों के बारे में देखेंगे, यहाँ पे लेखक और कवि के बारे में। तो छायावाद के कौन मुख्य 3 कवि माने जाते हैं या 4, उनके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद किस धारा के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? तो कामायनी है। कौन सी है? कामायनी है। नेक्स्ट 23, कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो कामायनी जो है महाकाव्य है। कामायनी जो है किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है। 24 है कामायनी का प्रमुख दर्शन क्या है? तो कामायनी का प्रमुख दर्शन कर्म, ज्ञान, आनंद, उपयुक्त सभी, ये क्या है? कामायनी का प्रमुख दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 25, प्रसाद की भाषा है तो जयशंकर प्रसाद की भाषा कैसी है? तो खड़ी बोली है। अभी आपने छायावाद की भाषा के बारे में देखा कि कैसी है, खड़ी बोली है। ठीक है, 26 है प्रसाद के काव्य में प्रभाव है। तो प्रसाद के काव्य में कैसा प्रभाव है? वेदांत, उपनिषद, भारतीय दर्शन, उपयुक्त सभी, ये प्रभाव है। 27 है प्रसाद की कविता का स्वर है कैसा स्वर है? रहस्यात्मक है। कैसा है? रहस्यात्मक है। 28 है जयशंकर प्रसाद के काव्य में नारी है, तो नारी कैसी है? देवी है। कैसी है? देवी है। नेक्स्ट 29 है, आगे देखते हैं 29। यहाँ पर 29 क्या कह रहा है? प्रसाद का काव्य है, तो प्रसाद का काव्य कैसा है? भाव प्रधान है। कैसा है? भाव प्रधान है। नेक्स्ट 30, प्रसाद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को रहस्यवादी कवि, राष्ट्रीय कवि, आदर्शवादी कवि, उपयुक्त सभी, तो जयशंकर प्रसाद को ये सभी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 31, कामायनी की नायिका है, तो कामायनी की नायिका कौन है? कामना है, श्रद्धा है, इरा है और उपयुक्त सभी, तो ये कामायनी की नायिका है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 32, प्रसाद के काव्य में प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है? मानवकृत प्रकृति है। प्रसाद के काव्य की प्रकृति कैसी है? मानवकृत है। नेक्स्ट देखते हैं 33 क्या है कि जयशंकर प्रसाद की शैली कैसी है? तो जयशंकर प्रसाद की शैली संस्कृत निष्ठ है। 34 है प्रसाद का प्रमुख रस क्या है? तो प्रसाद का प्रमुख रस जो है वो शांत रस है। नेक्स्ट 35, जयशंकर प्रसाद का काव्य लक्ष्य है, तो कैसा लक्ष्य है? आत्म आनंद है। कैसा है? आत्म आनंद है। नेक्स्ट है 36, आंसू किसकी रचना है? तो आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रसाद की कविता में राष्ट्रभाव क्या है? तो राष्ट्रभाव जो है प्रबल है। नेक्स्ट 38, प्रसाद का साहित्य कैसा है? जयशंकर प्रसाद का साहित्य कैसा है? तो दार्शनिक है, रहस्यात्मक है, आदर्शवादी, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 39, जयशंकर प्रसाद का काव्य रूप कैसा है? तो काव्य रूप जो है गीत है, महाकाव्य है, मुक्तक है और सभी, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 40, प्रसाद छायावाद के जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या है? तो यहाँ पे प्रमुख स्तंभ है। क्या है? प्रमुख स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये आपके छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। ठीक है, तो पंत के बारे में देख लेते हैं। तो पंत की प्रमुख कृति क्या है? तो पंत की प्रमुख कृति इनमें से कौन है? तो पल्लव है। कौन है? पल्लव है। पल्लव ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 42, पंत को कहा जाता है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जो है, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको प्रकृति का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का कवि कहा जाता है। 43 है पंत की भाषा कैसी है? तो पंत की भाषा जो है सरल खड़ी बोली है। नेक्स्ट है 44, पंत के काव्य में प्रकृति है, तो पंत के काव्य में प्रकृति कैसी है? सजीव है, मानवकृत है, सौंदर्यपूर्ण है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं।
यहाँ पर पंत के काव्य का भाव है, तो पंत जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनके काव्य का कैसा भाव है, तो सौंदर्य बोध कैसा है, सौंदर्य बोध है। 46 है पंत की कविता का स्वर कैसा है, तो पंत की कविता का स्वर कोमल है। नेक्स्ट 47 है पंत का काव्य कैसा है, तो पंत का काव्य भाव प्रधान है। नेक्स्ट 48 पंत का प्रमुख रस कैसा है, तो पंत का प्रमुख रस शांत, श्रृंगार, करुण, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऐसा ही रस है। नेक्स्ट 49 देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम 49 देखेंगे, तो 49 क्या पूछ रहा है कि पंत के काव्य में दर्शन है, तो पंत के काव्य में कैसा दर्शन है, भारतीय दर्शन है, मानववादी दर्शन है, आध्यात्मिक है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 है पंत का काव्य उद्देश्य कैसा है, तो पंत का काव्य उद्देश्य आत्मानुभूति है, सौंदर्य अनुभूति है, लोक मंगल है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब हम चलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर उसके बाद महादेवी वर्मा की तरफ, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से क्वेश्चन, निराला किस धारा के कवि है, तो यहाँ पे निराला जो है वो छायावाद और प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट 62 है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 62 क्या कह रहा है कि निराला की प्रमुख कृति इनमें से कौन सी है, तो अनामिका है। एंड पल्लव यामा कामिनी ये किसकी रचना है, आप बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 63 निराला को कहा जाता है, निराला को क्या कहा जाता है, विद्रोही कवि, क्रांतिकारी कवि, मुक्त छंद का प्रवर्तक और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी कहा जाता है। नेक्स्ट 64 निराला की भाषा है, तो निराला की भाषा कैसी है, तो सरल खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 निराला की कविता में स्वर कैसा है, तो विद्रोही स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या है, निराला का प्रमुख छंद क्या है, तो निराला का प्रमुख छंद मुक्त छंद है। 67 है निराला की कविता का विषय क्या है, तो निराला की कविता का विषय आत्मसंघर्ष, सामाजिक यथार्थ, विद्रोह, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 68 है निराला के काव्य में नारी है, तो निराला के काव्य में नारी कैसी है, देवी है, सहचरी है, पीड़िता है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 69 है निराला का काव्य उद्देश्य क्या है, तो निराला का काव्य उद्देश्य सौंदर्य, विद्रोह, आत्ममुक्ति, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निराला की कविता है, तो निराला की कविता किस प्रकार की है, तो कैसी है, तो प्रयोगशील कविता मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये आप छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ है इन्हें नहीं भूलिएगा, इन्हें आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा किस धारा की कवित्री हैं, तो ये छायावाद की कवित्री हैं। 81 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, वेदना की कवित्री, करुणा की कवित्री, मीरा आधुनिक और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 83 है 83 आपका क्या हो जाएगा, महादेवी की प्रमुख कृति है, महादेवी की प्रमुख कृति कैसी है, यामा है, कैसी है, यामा। 84 है महादेवी के काव्य का मुख्य भाव क्या है, तो करुणा है, वेदना है, विरह है, उपयुक्त सभी, तो 84 का उपयुक्त सभी हो जाएगा। 85 है महादेवी की भाषा है, महादेवी की भाषा कैसी है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, कैसी है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। 86 है महादेवी के काव्य में नारी है, तो नारी कैसी है, पीड़िता है, चेतनात्मा है, साधिका है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 87 देखते हैं। 87 आपका क्या है, महादेवी की कविता का स्वर कैसा है, तो महादेवी वर्मा के कविता का स्वर कोमल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 88 महादेवी का काव्य कैसा है, तो महादेवी वर्मा का काव्य रहस्यवादी है, करुण प्रधान है, आत्मानुभूति मूलक है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 महादेवी का प्रमुख रस कैसा है, तो महादेवी का प्रमुख रस करुण रस है, कैसा है, करुण रस है। नेक्स्ट 90 महादेवी की शैली कैसी है, महादेवी वर्मा की शैली कैसी है, तो सरल है, सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 91 देखते हैं। 91 क्या है, महादेवी का काव्य उद्देश्य कैसा है, तो आत्मानुभूति है, ईश्वर मिलन है, वेदना की अभिव्यक्ति है, और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 92 है महादेवी के काव्य में प्रकृति है, तो कैसी प्रकृति है, आत्मा की सहचरी है। नेक्स्ट 93 महादेवी का साहित्य है, तो महादेवी का साहित्य कैसा है, व्यक्तिवादी है, रहस्यात्मक है, आध्यात्मिक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 94 महादेवी छायावाद की क्या है, प्रमुख स्तंभ है, कैसी है, प्रमुख स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 95 क्या है, महादेवी की कविता का प्रभाव है, महादेवी की कविता का प्रभाव कैसा है, हृदय पर है, आत्मा पर है, संवेदना पर है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 96 है छायावाद के 4 स्तंभ है, तो कौन कौन छायावाद के 4 स्तंभ है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन इज राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड महादेवी वर्मा, ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 97 छायावाद की सबसे बड़ी देन क्या है, छायावाद की सबसे बड़ी देन आत्म अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट 98 है छायावाद की आलोचना
का कारण क्या है, तो आलोचना का कारण व्यक्तिवाद, रहस्यवाद, पलायनवाद और उपयुक्त सभी हो जाएगा ये आलोचना का कारण। नेक्स्ट आगे देखेंगे यहाँ पर छायावाद की आलोचना का कारण हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, छायावाद का स्थान हिंदी साहित्य में कैसा है, तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है छायावाद से रिलेटेड क्वेश्चन। छायावाद हिंदी कविता की क्या है, आधारशिला है। छायावाद हिंदी कविता की आधारशिला मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट चल रहा है, ये लास्ट यूनिट के क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो प्रगतिवाद का उदय हुआ, प्रगतिवाद का उदय कब हुआ, तो यहाँ पर 1936 के बाद हुआ। प्रगतिवाद का उदय कब हुआ, 1936 के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, प्रगतिवाद का संबंध किससे है, तो प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। नेक्स्ट थर्ड है, प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे सामाजिक यथार्थ हो जाएगा, सामाजिक यथार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है, प्रगतिवाद का प्रमुख तत्व क्या है, तो प्रगतिवाद का प्रमुख तत्व यथार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रगतिवाद में प्रमुख वर्ग क्या है, तो प्रमुख वर्ग श्रमिक किसान है। नेक्स्ट 6, प्रगतिवाद का नारा क्या है, तो प्रगतिवाद का नारा जो है कला समाज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे जीवन के लिए यहाँ पर आगे। नेक्स्ट 7th है, प्रगतिवादी कविता में भाषा है, तो प्रगतिवादी में कविता का भाषा क्या है, सरल और जनभाषा है। नेक्स्ट है 8th, प्रगतिवाद का विरोध किया गया, तो प्रगतिवाद का विरोध कब किया गया, छायावाद के बाद। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं प्रगतिवाद का स्वर जो है क्या है, करुण है, विद्रोही है, यथार्थवादी है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 10th है, प्रगतिवाद में प्रमुख प्रकृति है, प्रगतिवाद में प्रकृति कैसी है, तो श्रम से जुड़ी हुई प्रकृति है। नेक्स्ट 11, प्रगतिवाद का साहित्य कैसा है, तो प्रगतिवाद का साहित्य जो है रहस्यवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 12, प्रगतिवाद का लक्ष्य क्या है, तो प्रगतिवाद का लक्ष्य जो है वो सामाजिक परिवर्तन लाना ही प्रगतिवाद का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद का प्रमुख रस क्या है, तो प्रगतिवाद का प्रमुख रस जो है वो करुण रस है। नेक्स्ट 14, प्रगतिवादी कविता में नारी है, तो नारी कैसी है, देवी है, भोग्या है, शोषित है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 है, प्रगतिवाद की आलोचना हुई, कैसी हुई, यथार्थ के कारण हुई, नारेबाजी के कारण हुई, कला की उपेक्षा के कारण हुई, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रगतिवाद का संबंध है किससे है, तो समाज से है, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से है, उपयुक्त सभी से, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रगतिवादी कविता में कल्पना है, कैसी कल्पना है, गौड़ कल्पना की गई है। नेक्स्ट 18 है, प्रगतिवाद का काल माना जाता है, तो कब से कब माना जाता है, 1936 से 1950 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, प्रगतिवाद का प्रमुख विषय क्या है, तो प्रगतिवाद का प्रमुख विषय गरीबी है। नेक्स्ट 20, प्रगतिवाद साहित्य का आधार क्या है, तो यहाँ पे जीवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, प्रगतिवाद कवि समाज को देखते हैं, कैसे देखते हैं, यथार्थ रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं, यथार्थ रूप में देखते हैं। नेक्स्ट 23, प्रगतिवाद का मूल भाव क्या है, आशा है, संघर्ष है, विद्रोह है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 24 है, प्रगतिवाद का प्रभाव पड़ा, किस पर प्रभाव पड़ा, कविता पर पड़ा, कहानी पर, नाटक पर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी पर प्रभाव जो है पड़ा। नेक्स्ट 25 पर प्रगतिवाद की सबसे बड़ी देन क्या है, प्रगतिवाद की सबसे बड़ी देन, तो यहाँ पे जो है सामाजिक चेतना सबसे बड़ी देन है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट है, नागार्जुन को कहा जाता है, तो नागार्जुन को क्या कहा जाता है, जनकवि कहा जाता है। 27 है, नागार्जुन की भाषा कैसी है, तो नागार्जुन की भाषा जनभाषा है। नेक्स्ट 28 है, नागार्जुन की कविता का स्वर कैसा है, तो स्वर कोमल है, विद्रोही है। 29 है, नागार्जुन का काव्य विषय कैसा है, तो किसान, मजदूर, राजनीति, उपयुक्त सभी पर आधारित है। नेक्स्ट है 30 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे कि नागार्जुन की प्रमुख कृति कैसी है, तो नागार्जुन की प्रमुख कृति किस पर आधारित है, अकाल और उसके बाद की है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागार्जुन की कविता में व्यंग्य क्या है, तो ये तीखा है, कैसा व्यंग्य, तीखा व्यंग्य किया गया है। 32 है, नागार्जुन का साहित्य कैसा है, तो नागार्जुन का साहित्य जनवादी है। नेक्स्ट 33 है, नागार्जुन की कविता का उद्देश्य कैसा है, तो नागार्जुन की कविता का उद्देश्य सामाजिक चेतना है। नेक्स्ट 34 क्या कह रहा है कि नागार्जुन की भाषा शैली कैसी है, तो नागार्जुन की भाषा शैली लोक प्रचलित है। 35 है, नागार्जुन की कविता का आधार क्या है, तो यथार्थ है। नेक्स्ट 36 है, नागार्जुन किस आंदोलन से जुड़े थे, तो नागार्जुन प्रगतिवाद आंदोलन से जुड़े हुए थे। 37 है, नागार्जुन का उपनाम क्या है, तो नागार्जुन का
उपनाम या यावर है। नेक्स्ट 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है कि नागार्जुन की कविता में किसान क्या है, तो नागार्जुन की कविता में किसान यथार्थ है। नेक्स्ट है नागार्जुन की कविता क्या है, कैसी है, तो जन संघर्ष की कविता है। नेक्स्ट 14 नागार्जुन का प्रमुख रस कैसा है, तो ये करुण रस है। नेक्स्ट है नागार्जुन का साहित्य समाज के लिए कैसा है, तो यह संघर्ष है। नेक्स्ट 42 क्या कह रहा है कि नागार्जुन की दृष्टिकोण कैसी है, तो नागार्जुन की दृष्टिकोण यथार्थवादी है। 43 है नागार्जुन की कविता में प्रकृति कैसी है, तो श्रम से जुड़ी हुई प्रकृति है। 44 है नागार्जुन का काव्य कैसा है, तो सरल है। नेक्स्ट 45 नागार्जुन का स्थान कैसा है, तो नागार्जुन का स्थान कहाँ पर है, किसमें है, तो प्रगतिवाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 46 नई कविता का उदय हुआ कब हुआ, तो 1950 के बाद। नेक्स्ट है 47 नई कविता का संबंध किससे है, तो नई कविता का संबंध जो है यथार्थ से है, व्यक्ति की अनुभूति से, सामाजिक चेतना तनाव से, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी से है। 48 है नई कविता में छंद है, तो कैसे हैं, मुक्त छंद होते हैं। नेक्स्ट 49 है नई कविता की भाषा कैसी है, तो अलंकारिक है, जनभाषा है, प्रतीकात्मक है, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी आंसर इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नई कविता का मूल भाव कैसा है, तो नई कविता का मूल भाव आशा, कुंठा, अकेलापन, उपयुक्त सभी ये नई कविता के मूल भाव हैं। नेक्स्ट 51 है नई कविता में व्यक्ति है कैसा है, समाज से कटा, संघर्षरत, यथार्थग्रस्त और उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नई कविता में कल्पना कैसी है, तो कल्पना कैसी है, यथार्थ से जुड़ी हुई है। 53 नई कविता का स्वर कैसा है, तो नई कविता का स्वर कोमल, विद्रोही, बौद्धिक, उपयुक्त सभी ये स्वर है नई कविता के। नेक्स्ट 54 क्या कह रहा है कि नई कविता में प्रतीक है, कैसा प्रतीक है, सरल, जटिल, रहस्यमय, उपयुक्त सभी तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। 55 पर नई कविता की प्रमुख समस्या कैसी है, तो नई कविता की प्रमुख समस्या अस्तित्व से है। 56 है नई कविता का संबंध किससे है, तो नई कविता का संबंध जो है आधुनिक जीवन से है। नेक्स्ट 57 है नई कविता में नारी कैसी है, तो देवी है, सहचरी है, व्यक्ति है, उपयुक्त सभी नई कविता में ये नारी मानी जाती है। नेक्स्ट 58 एंड आपका जो मेजर पेपर सेकंड है कौन सा है, आप जरूर बताइएगा आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री पेपर लेकर आ रही हूँ, नेक्स्ट पेपर आप लोग शेयर सभी को कर दीजिएगा। 58 है नई कविता में शिल्प क्या है, तो नई कविता में शिल्प प्रयोगशील है। 59 है नई कविता का साहित्य कैसा है, तो नई कविता का साहित्य आत्मकेंद्रित है, सामाजिक है, बौद्धिक है, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 60 नई कविता का प्रमुख रस कैसा है, तो नई कविता का प्रमुख रस जो है मिश्रित है। नेक्स्ट 61 नई कविता का प्रभाव पड़ा किस पर पड़ा, पाठक पर पड़ा, समाज पर, आलोचना पर, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी पर पड़ा। नेक्स्ट 62 क्या कह रहा है कि नई कविता का उद्देश्य क्या है, तो नई कविता का उद्देश्य आत्म अन्वेषण है। नेक्स्ट 63 नई कविता का प्रमुख गुण कैसा है, तो नई कविता का प्रमुख गुण स्पष्टता, जटिलता, बौद्धिकता, उपयुक्त सभी ये नई कविता का प्रमुख गुण है। 64 है नई कविता का विकास हुआ, तो नई कविता का विकास कहाँ पर हुआ, छायावाद से और प्रकृतिवाद से, दोनों जगहों से नई कविता का विकास हुआ। नेक्स्ट 65 नई कविता का केंद्र क्या है, तो नई कविता का केंद्र व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 66 अज्ञेय किस धारा के कवि है, तो अज्ञेय जो है वो नई कविता धारा के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट 67 अज्ञेय की प्रमुख कृति क्या है, तो अज्ञेय की प्रमुख कृति जो है शेखर एक जीवनी प्रमुख कृति है। 68 है अज्ञेय की कविता का स्वर है, तो अज्ञेय की कविता का स्वर जो है बौद्धिक स्वर होता है। नेक्स्ट 69 अज्ञेय की कविता में प्रमुख तत्व क्या है, तो अनुभूति, आत्मसंघर्ष, बौद्धिकता, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी अज्ञेय की कविता के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 70 क्या कह रहा है कि अज्ञेय की भाषा है, तो अज्ञेय की भाषा कैसी है, तो प्रयोगशील भाषा है। 71 है मुक्तिबोध किस धारा के कवि है, मुक्तिबोध किस भाषा धारा के कवि माने जाते हैं, तो मुक्तिबोध नई कविता धारा के कवि माने जाते हैं। 72 है मुक्तिबोध की कविता का स्वर कैसा है, तो कोमल है, रहस्यात्मक है, जटिल है, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 73 है मुक्तिबोध की कविता का विषय क्या है, तो आत्मसंघर्ष, सामाजिक चेतना, राजनीतिक यथार्थ, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 क्या है आपका, मुक्तिबोध की प्रमुख कृति कैसी है, तो मुक्तिबोध की प्रमुख कृति चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की प्रमुख कृति है। नेक्स्ट 75 मुक्तिबोध की कविता की विशेषता क्या है, तो मुक्तिबोध की कविता प्रतीकात्मक, जटिल बिंब, बौद्धिकता, उपयुक्त सभी ये तीनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 76 मुक्तिबोध की कविता कैसी है, तो विचार प्रधान है। नेक्स्ट 77 मुक्तिबोध का काव्य उद्देश्य कैसा है, तो मुक्तिबोध का काव्य उद्देश्य सौंदर्य, आत्ममुक्ति, सामाजिक परिवर्तन, उपयुक्त सभी ये मुक्तिबोध का काव्य का उद्देश्य है। नेक्स्ट 78 आगे देखते हैं। 78 क्या कह रहा है कि
अज्ञेय को कहा जाता है, अज्ञेय को क्या कहा जाता है, तो प्रयोगशील कवि कहा जाता है। 79 है, नई कविता में अज्ञेय का योगदान कैसा रहा, तो उस भाषा, शिल्प, प्रयोग, उपयुक्त सभी इन क्षेत्रों में अज्ञेय का योगदान रहा। नेक्स्ट 80, मुक्तिबोध की कविता में नायक कौन है, तो नायक जो है वो सामान्य व्यक्ति है। 81 है, नई कविता में संघर्ष है, नई कविता में बाहरी, आंतरिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी जो है नई कविता के संघर्ष हैं। नेक्स्ट आगे 82 आपका यहाँ पे क्या है, नई कविता में समय है, कैसा समय है, समकालीन समय है। 83 है, नई कविता में दृष्टिकोण है, कैसी दृष्टिकोण है, यथार्थवादी है, बौद्धिक है, विश्लेषणात्मक है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 84 है, मुक्तिबोध की कविता को कहा जाता है, तो मुक्तिबोध की कविता को क्या कहा जाता है, कठिन कविता कहा जाता है। 85 है, नई कविता में बिंब कैसे हैं, तो स्पष्ट है, प्रतीकात्मक है, जटिल है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 86 है, यहाँ पे देख लेते हैं। 86 क्या कह रहा है कि नई कविता का प्रभाव है, तो नई कविता का मन पर, बुद्धि पर, चेतना पर, इन सभी पर प्रभाव होता है। 87 है, नई कविता का साहित्य क्या है, तो नई कविता का आधुनिक, प्रयोगशील, चिंतनशील, उपयुक्त सभी ये साहित्य है। 88 है, अज्ञेय की कविता में व्यक्ति है, तो अज्ञेय की कविता में व्यक्ति कौन है, स्वतंत्र है, संघर्षरत है, आत्मचेतन है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 89 है, मुक्तिबोध की कविता में समाज कैसा है, तो मुक्तिबोध की कविता में समाज जो है यथार्थ है। नेक्स्ट है 90, आगे देखते हैं। 90 आपका क्या है कि नई कविता की आलोचना होती है, तो नई कविता की आलोचना कैसी होती है, कठिनता के कारण होती है, बौद्धिकता के कारण होती है, अस्पष्टता के कारण होती है, उपयुक्त सभी के कारण होती है। 91 है, नई कविता का केंद्र बिंदु है, तो नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट 92 है, प्रगतिवाद और नई कविता में अंतर क्या किसका है, तो दृष्टिकोण का है, शिल्प का है, विषय का है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 93 है, नई कविता की सबसे बड़ी देन क्या है, प्रयोगशीलता है, आत्मान्वेषण है, आधुनिक चेतना है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 94 आगे देखते हैं। 94 आपका क्या कह रहा है कि नई कविता का संबंध किससे है, तो आधुनिक जीवन संकट से, अकेलेपन से, अस्तित्व से, उपयुक्त सभी से, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 95, अज्ञेय का साहित्य कैसा है, तो अज्ञेय का साहित्य प्रयोगवादी है, आत्मकेंद्रित है, बौद्धिक है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 96 है, मुक्तिबोध की कविता में भाषा है, तो मुक्तिबोध की कविता में भाषा कैसी है, जटिल भाषा है। नेक्स्ट 97, नई कविता का स्वर कैसा है, तो नई कविता का स्वर जो है वो मिश्रित स्वर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं 98 क्या है, नई कविता में प्रतीक प्रयोग होता है, तो किसका प्रतीक प्रयोग होता है, अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट 99 है, नई कविता की परंपरा कैसी है, तो छायावाद से आगे है, प्रगतिवाद से आगे है, आधुनिक चेतना की है, और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे अब हम देखेंगे, तो यहाँ पे ये पूरे आपके लगभग जो है 500 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपने देख लिए। आप इसे अगर एक बार अच्छे से पढ़ कर चले जाते हैं तो आप आसानी से अपना पेपर दे सकते हैं, आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।